गॉस थ्योरम देखा था, ठीक है ना। गॉस थ्योरम which tells us simply that the total electric flux passing out through any closed surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. ये सिंपल सी जो बात है, ये एक्चुअली गॉस थ्योरम कहलाता है। तो वही हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। तो let us see this applications of Gauss theorem in today's lecture. ओके, तो देखो ठीक से, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम बाय डिफॉल्ट, बाय द वे कल जो हमने देखा था, तो एक बार देखेंगे ठीक से फिर से। पहले सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, और ये भी देखा था कि किसी भी एरिया में से पास होने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और उस एरिया का जो वैल्यू है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर बनता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये जो एरिया है वो एरिया जब टिल्टेड होता है। जैसे देखो, ये एरिया जितना जितना टिल्टेड होता जाएगा तो उतना उतना क्या होगा, इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होता जाएगा। देखो ठीक से, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज सपोज द एरिया। तो ये एरिया अगर टिल्ट किया जाए, तो जैसे हम इस एरिया को थोड़ा टिल्ट करेंगे, हाँ, अगर वो एरिया 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स उसमें से पास होगा। लेकिन जैसे ही ये एरिया थोड़ा हम टिल्ट करते हैं, देखो जैसे जैसे टिल्ट करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कम होता जाएगा। एंड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन द फ्लक्स विल बिकम जीरो, एंड इन द वर्टिकल पोजीशन द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बिकम मैक्सिमम, like this. So this happens in case of the flux. You see again, once again, that whenever the flux is, ये देखो ठीक से, ये जो एरिया है वो एरिया जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब इसका इंक्लिनेशन जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं, तो देख सकते हैं ठीक से, देखो as we go on rotating this area element of area, so the flux passing through this area will go on decreasing. The number of lines of force passing through this area will go on decreasing, and whenever it will become horizontal, no lines of force will be cutting it, no doubt. तो लाइंस ऑफ, एक भी लाइंस ऑफ फोर्स उसको कट नहीं कर रहा होगा। बट as soon as we increase the angle, if we increase the angle and tilt it still further, then the number of lines of force passing through it will go on increasing, and the maximum number of lines of force will be passing through it in this position when it is perpendicular to the electric field. So accordingly, in this position, so if it is inclined at an angle theta with the इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे पोजीशन में जबकि वहां पे वो इस इलेक्ट्रिक के फील्ड के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंट है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, इस ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। एक कंपोनेंट उसका बनता है ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनता है ई साइन थीटा। अभी ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है उसके लिए तो ये एरिया पैरेलल है, और इसलिए इसमें से इसकी वजह से कुछ भी फ्लक्स नहीं जाने वाला है। So zero flux will be passing through this due to this E sin theta component. But the whole flux is passing due to this E cos theta component only. And that's why the total flux passing through this whole area here will be due to this E cos theta component only. And that's why E cos theta has to be multiplied with area element here. तो ये element को हमको multiply करना होगा इस E cos theta के साथ। जैसे हम ये करते हैं तो तुरंत हमको ये मिल जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस। ओके, अभी हम देख सकते हैं आराम से, ओके। सो हियर in the next slide we have seen that the flux passing through any irregular surface like this can be found out by finding the flux through every element
and just by adding all these elements, all these flux, तो हर एक एलिमेंट में से पास होने वाला जो फ्लक्स है ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, हर एक एलिमेंट में से हमको निकाल निकाल के उसको ऐड करना होगा, एंड दैट एडिशन कैन बी बेटर performed by the operation of integration. So that's why we have used this integration here. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करने का रीजन वही है कि एरिया एलिमेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर which are very close to each other, and the flux passing through each and every element has to be found out and add up together so as to get the total flux passing through this whole closed surface as well. तो इस तरह से हमको ये टोटल फ्लक्स निकालना होता है इसमें से पास होने वाला। चलो ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? It is defined as the arc length upon radius. So every angle can be considered to be a part of a circle, and the cut part, the cut, ये जो arc length होता है, this arc length divided by the radius is actually called as the plane angle, and it is measured in radian. Remember, and the full angle of a full circle is actually 2 pi actually, and it can be also be found out by using this 2 pi r divided by r, and hence we can get this 2 pi as a full angle of a circle, no doubt. The next is the solid angle. The concept of solid angle we have seen last time. That is, see here, every solid angle can be considered to be a part of sphere. So this solid angle can be considered to be the part of a sphere, and this sphere, तो ये जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल हम निकाल सकते हैं आराम से। इट इज डिफाइंड एज द एरिया इन फ्रंट ऑफ दिस सॉलिड एंगल। ये जो एरिया बनता है, इस एरिया को हमको आर स्क्वायर से, मतलब रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमको टोटल सॉलिड एंगल मिल जाता है। सो द सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द एरिया इन फ्रंट ऑफ दैट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्टीरेडियन। स्टीरेडियन ये उसका यूनिट है, याद रखो ठीक से। एंड एट द सेम टाइम द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ द फुल सर्कल, ये पूरे सर्कल का जो सॉलिड एंगल होता है वो हमको मिलता है इस तरह से, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, that is 4 pi r square, which is divided by r square, which is going to be r square cancel, and we are left with 4 pi as a final thing, and this is going to be the solid angle of a full circle, the full sphere. तो पूरे स्पीयर का जो सॉलिड एंगल है वो इस तरह से हमको मिलता है। ओके, इससे भी आगे जाके हमने गॉस थ्योरम देखा था। और हाँ, और ये एक बात देखी थी कि अगर ये एरिया जो है वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करना पड़ता है हमको, उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल, तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल, सॉलिड एंगल, in case when this surface area is not perpendicular but its normal is making an angle of theta with this radial line. तो अगर उसका नॉर्मल थीटा इतना एंगल अगर कर रहा है इस रेडियल लाइन के साथ, तो ऐसे केस में हमको इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस ds को हमको रिजॉल्व करना पड़ता है दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से ds cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है तो उसको ही हमको एक्चुअली r स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि हमको सॉलिड एंगल मिल जाता है, नो डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड एंगल इन केस व्हेन द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर to the radial line. Okay, next is about the Gauss theorem. What does it tells us? It tells us simply that the total flux passing out through any closed surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times of summation of all charges enclosed by that surface. तो कोई भी सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा 1 upon epsilon naught times of summation of charges के बराबर हुआ करता है, और ये हमने प्रूव भी किया था। जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, वेयर ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 upon r square, and then we can just take all constants out and we are left with ds cos theta upon r square inside the bracket. But we know that ds cos theta upon r square is nothing but the solid angle, and hence we can replace it by d omega, and this d omega integrates up to 4 pi. When the integration is carried out over the whole circle, then it is obtained to be equal to 4 pi, and this 4 pi just gets cancelled with this 4 pi here, leaving behind
this q phi is equal to q by epsilon naught. But since we have considered already the first charge only, q1 charge, so the answer is going to be q1 upon epsilon naught. If suppose we consider the second charge, then we can get the answer to be phi is equal to q2 by epsilon naught. And in the same way, we can generalize it for qn. So in general, the total flux passing due to all number of charges q1, q2, q3, qn through the surface is going to be equal to 1 upon epsilon naught into summation of q, and that is the Gauss theorem proved. ओके, तो ये हमने गॉस थ्योरम प्रूव किया है. ठीक है, गॉस थ्योरम का एक इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे. देखो, अगर सपोज हमारे पास एक कोई भी शेप का एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, और मान लो कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चार्जेस हैं, चार्जेस just like q1, q2, q3, and all these charges are there. So these charges suppose that the first charge is going to be there. ये suppose सबसे पहला charge है जिसको हम बोलेंगे it's of magnitude 5 coulomb. ओके, ये 5 coulomb का एक चार्ज है. अभी दूसरा चार्ज सपोज यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर मान लेते हैं 3 coulomb है. और तीसरा एक चार्ज यहाँ पे है, ये सपोज उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं -2 coulomb है. ठीक है, how can we apply the Gauss theorem? Okay, one more charge we can take here, and let us consider it to be here at this point, and consider it as -4 coulomb. Okay, -4 coulomb. So according to the Gauss theorem, what we can say is, देखो ठीक से क्या कहता है Gauss theorem कि what will be the total flux passing out through this whole closed surface. अब ये चार्ज जो है, देखो एक सीधी सी बात देखो, हाँ ठीक से, कि सबसे पहली बात ये है कि ये पहला वाला जो चार्ज है, ये 5 कूलम का जो चार्ज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिट करेगा, इमिट करेगा. ये देखो, ये उसके लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं. these lines of force are emitted by this 5 coulomb charge. Okay, at the same time we can say clearly that this 3 coulomb charge will also emit some electric flux out from it. तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा जरूर. अभी -2 कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव रहेगा. तो इसको हम बोल सकते हैं इस तरफ रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोल सकते हैं ऐसा. देखो ठीक से ऐसे, ये -2 कूलम का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. बट एट द सेम टाइम this -4 coulomb will also absorb some electric flux like this. So electric flux due to -4 coulomb will be directed towards it, no doubt. And then we can say this will be the situation. तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि ये जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो ये इसमें से कितना फील्ड टोटल पास हो रहा है, देखो इस तरह से यहाँ पे पूरे इसमें से, पूरे सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कट कर रहा है. तो वो अगर हमको निकालना है तो उसको हम बोल सकते हैं फाई. जो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा, नो डाउट. लेकिन गॉस थ्योरम कहता है कि ये जो टोटल फ्लक्स है वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट times the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. That means the total electric flux passing through this closed surface will actually be equal to 1 upon epsilon naught times how many charges are enclosed by this surface. See it here, this is the 5 coulomb charge which is enclosed there, we can include it here, plus this is the 3 coulomb charge which is included here, which is 3 coulomb here, and this is -2 coulomb charge which is included here. And these three charges when add up together will give us the total charge, algebraic sum of all the charges. And if we add all these, then we can see that 1 upon epsilon naught times of
this 5 plus 3, 8 minus 2, which is going to be 6, and here it is going to be actually 6 upon epsilon naught. This is actually going to be the total electric flux passing through this closed surface. Remember, note here that we have not considered this -4 coulomb charge anywhere. यहाँ पे हमने ये -4 coulomb का चार्ज कंसिडर बिल्कुल नहीं किया है. क्यों? क्योंकि वो बाहर है. जबकि हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ऑल द चार्जेस व्हिच आर इनक्लोज्ड ओनली. तो ये जो इनक्लोज चार्जेस होते हैं वही हमको यहाँ पे लेने होते हैं. यहाँ पे ये बात याद रखो ठीक से. तो इसीलिए यहाँ पे हमको ये बाहर के चार्जेस जो है वो नहीं लेने हैं. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. बाहर कितना भी चार्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द net electric flux due to the whole in the whole closed surface. Only the charges which are enclosed will contribute to the total electric flux due to the whole all the charges. इसका रीजन मैं बताता हूँ यहाँ पे. देखो ठीक से क्यों बाहर के चार्जेस नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम समझ सकते हैं आराम से. देखो सपोज एक क्लोज सरफेस हमारे पास है, तो अंदर कितने भी चार्जेस हो हमको पता नहीं, परवाह नहीं. लेकिन अगर सपोज बाहर एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है सपोज, ठीक है, दिस इज अ चार्ज, सिंगल चार्ज विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड q सपोज. तो ये q मैग्नीट्यूड का एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. और अभी हम देख सकते हैं कि इसमें से भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा जरूर, नो डाउट. सो वी कैन शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइक दिस. ये सपोज इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इसमें से निकल रहा है, ठीक है. नाउ इफ यू कंसिडर हियर एट दिस एलिमेंट हियर, तो यहाँ पे अगर हमने देखा ठीक से, तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली इंटरिंग होगा, इंटर करेगा यहाँ पे. तो इसमें हम देख सकते हैं इस एरिया पे अगर देख सकते हो तो इस तरफ इंटर करेगा इसका फ्लक्स. और इस एरिया पे अगर देख सकते हैं तो फ्लक्स विल लीव फ्रॉम दिस सरफेस. तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो लीव करेगा और यहाँ पे इंटर करेगा. तो entering flux and leaving flux, both of them will always be equal in magnitude, but obviously one is entering and other is leaving, so the net result will be 0. And we can also prove that these entering flux and leaving flux are exactly same in magnitude. उसका रीजन ये है, देखो ठीक से, कि अगर सपोज ये इंटरिंग फ्लक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी प्रूव करके रखा है कि देखो ठीक से इस तरफ हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स कितना होता है एक्चुअली, इट इज एक्चुअली इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा. करेक्ट है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, where d omega stands for the angle subtended by that area. तो अगर हम ये बात यूज करेंगे यहाँ पे तो क्लियर कह सकेंगे कि अगर ये जो एरिया है, ये एरिया जितना भी एंगल सबटेंड करता है वो एंगल अगर हमने डी ओमेगा मान लिया, तो व्हाट विल बी द एंटरिंग फ्लक्स हियर. सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाई आई, वी कैन से फाई इन. ओके, सो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू q upon 4 pi epsilon naught into d omega. Okay, no doubt. But at the same time, if we consider this area here, यहाँ पे जो एरिया है वो अगर हमने कंसिडर किया तो इसमें से जो लीव करने वाला फ्लक्स है वो कितना है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास फिर से एक वही फॉर्मूला है, फ्लक्स आउट, पासिंग आउट, इट एक्चुअली बी इक्वल टू q again upon 4 pi epsilon naught once again into d omega once again, so that we can say that this flux out and flux in are going to be the same, and hence we can say that the net flux due to this outside charge is going to be 0, because entering flux is always considered as negative and the leaving flux is always considered as positive. And that's why both of these flux overall, if we add them together, then they don't contribute in the overall flux passing out through this body or closed surface. And that's why we never consider the outside charges
in this closed surface. Let us see the next topic, that is the application of Gauss theorem. See the first application of Gauss theorem, that is about the electric intensity due to the spherical charge conductor. ओके, तो कोई भी स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर जो होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमको अभी निकालना है. ओके, तो कंसीडर करो एक स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर. यस, सपोज वी हैव दिस spherical charge conductor kept here. Okay, this is suppose the spherical charge conductor which is subjected to the charge plus q. Okay, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर चार्ज जो है वो उसके ऊपर डाल के रखा है, प्लस q इतना चार्ज इसके ऊपर हमने रखा है. Let us consider this. The surface of this whole conductor is charged by a charge of q coulomb here, and because of that you can see clearly that some electric field will be produced in the space around this spherical charge conductor. ओके, तो यहाँ पे इस स्पेस में इसके आसपास के रीजन में जरूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी होगा जरूर. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर. ओके, now we can take the center of this spherical charge conductor as a origin and draw a imaginary sphere, another sphere which is going to be, see here, we have to draw an imaginary sphere by taking the center of this spherical charge conductor as a center, and we have to draw a Gaussian surface now. एक सिंपल सा Gaussian surface हमको ड्रॉ करना है. देखो ठीक से इस टाइप का, ये सपोज हमने Gaussian surface ड्रॉ किया. ओके, अभी देखो हमको क्या करना है. तो अभी इस Gaussian surface के ऊपर हमको Gauss theorem अप्लाई करना है, and in order to apply the Gauss theorem we will have to divide this whole surface in large number of elements, small elements, and consider any one of these elements at this point here, at the point P here. तो यहाँ पे P point पे हमको यहाँ पे इसका जो रेडियस है या इंटेंसिटी है वो निकालना है. This is the point P at which we want to find out the electric intensity. Okay, तो उसके लिए इस P point के आसपास एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लो. ये सपोज एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया और इस एलिमेंट में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो हमको निकालना है. ओके, तो उसके लिए देखो ठीक से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ये रेडियस इसका, ये जो बड़ा वाला जो छोटा वाला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है उसको हम मान लेंगे कैपिटल R. चलेगा, ये सपोज कैपिटल R is going to be the radius. Okay, this is capital R, that is the radius of this sphere, conducting sphere. Okay, that is different, but now we'll consider the radius of that different sphere. ये जो दूसरा वाला जो ये बड़ा वाला जो है उसका रेडियस हमने मान लिया सपोज स्मॉल r. यहाँ पे ये जो है ये स्मॉल r रहने वाला है, इसको हम बोल देंगे स्मॉल r. Actually small r is going to be the distance of that point P where the electric intensity is to be found out from the center of this conducting sphere. Okay, so अभी Gauss theorem अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट P के आसपास हमने एक एलिमेंट निकाल लिया जिसका एरिया ds है. ठीक है, ds is the area of that element, and now we have to just find out the electric flux passing through this element. So how we can do that? तो उसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कंसिडर करेंगे. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाय रेडियल सिमेट्री वी कैन से दैट इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स लाइक दिस. तो यहाँ पे ये जो रेडियली आउटवर्ड्स ये होगा नो डाउट, और एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया आउटवर्ड्स है नो डाउट, बट एट द सेम टाइम एलिमेंट जो है इस एलिमेंट का जो नॉर्मल होता है, एलिमेंट का नॉर्मल
वो भी हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, and that will be drawn here in the same direction almost, just because it is perpendicular to the area here. तो ये इस एरिया को परपेंडिकुलर जो एलिमेंट है तो वो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरफ ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अभी चेक करो ठीक से कि एलिमेंट का जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है ऑब्वियसली, और एट द सेम टाइम इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये दोनों पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये दोनों जो पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, देखो ठीक से, E bar here is parallel to DS bar, and that's why we can see clearly that the angle between these two is going to be 0. तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 बनेगा, और थीटा 0 होने के कारण cos of that angle theta will actually be equal to 1, and then we can be able to find out the flux passing through this closed surface. So what is going to be the flux passing through this closed surface, ds? तो देखो ठीक से, flux through this closed surface ds, तो ये जो एरिया ds है उसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना मिलेगा हमको, we have the formula for that, that is E ds cos theta, करेक्ट है। तो उसके हिसाब से हमको ये मिल जाएगा, सिंपली इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू E into ds into cos of theta. Okay, this is going to be actually the formula for finding the flux through this small element of area ds. Okay, but now the similar flux will be passing through all the elements here. तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट होगा उसमें से भी तो वही उतना ही फ्लक्स पास हो रहा होगा, इसमें से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा। तो ऐसे हर एक एलिमेंट में से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो अगर हम निकाल निकाल के अगर ऐड करते चले जाएं तो हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा जो इस क्लोज सरफेस में से पास हो रहा होगा, बिल्कुल। तो अभी ये जो टोटल फ्लक्स जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ठीक से, तो द टोटल फ्लक्स वी कैन कॉल इट एज phi here, and that phi will actually be equal to integration of this E ds cos theta। तो यहाँ पे बन गया E into ds into cos theta, but as we already have proved that cos theta is going to be equal to 1, so no need to take this cos theta here in this expression, so that we can get in the next step, that is phi is equal to integration of simply E into ds, that's all, because just cos theta is going to be 1। okay, तो जैसे हम ये cos theta को 1 डाल देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इससे भी आगे जाके हम ये समझ सकते हैं आराम से कि ये जो इंटेंसिटी है, intensity is going to be constant, E is going to be constant, why, because see here, the reason is that the distance between the point on the surface of this sphere and the point on the surface of this Gaussian surface is going to be the same at every point. So all the points of this Gaussian surface are always equidistant from the surface of this sphere, and that is the reason why intensity is going to remain constant throughout, and that's why we can say that this E can be taken out, and hence in the next step we can say this phi will be actually equal to E into integration of ds only, just because E is going to be a constant। तो इसका रीजन समझा ठीक से, why E is constant, तो E constant होने के कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि द गॉसियन सरफेस जो है, तो गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला जो इंटेंसिटी है या फ्लक्स है वो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds के बराबर बन जाएगा, नो डाउट। अभी इससे भी आगे जाके ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ ds हियर, इंटीग्रेशन ऑफ ds स्टैंड्स फॉर द टोटल एरिया। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है इन सब का एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल फाइनली क्या मिलेगा हमको, तो फाइनली हमको मिलेगा दैट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ। तो जो स्फीयर का एरिया होता है वही हमको मिल जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 4 pi r square। So here it can be equal to 4 pi r square, no doubt। And once we get that, we can just replace it here in the above equation,
and get it simply. So phi is equal to E into 4 pi r square. Check. So this is E into 4 pi r square, small r square, not here. तो ये हमको मिल गया. This can be given to be equation number 1, so that we can recall it later, because this flux has to be found out in two different ways. One is from the direct method and the other one is from Gauss theorem. तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया फ्लक्स जो है, लेकिन अभी हमको निकालना है द सेम चीज फ्रॉम गॉस थ्योरम. जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज हमने ये डिसाइड करके रखा है कि ये पूरे स्पीयर के ऊपर अगर Q इतना चार्ज अगर रखा हुआ है, देखो ठीक से, Q is going to be the charge kept on this whole sphere here, then we can say that according to this Gaussian surface encloses a charge of Q which is kept on this sphere. तो इसके कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि using Gauss theorem we can say that the total flux passing through this closed surface is actually going to be equal to Q upon epsilon naught, जैसा कि हम जानते हैं. तो इसलिए फिर the flux passing through whole surface is going to be equal to 1 upon epsilon naught times of summation of Q. ये हमारा Gauss theorem कहता है, बट यहाँ पे phi जो है वो एक्चुअली बनेगा 1 upon epsilon naught times of Q, where Q is going to be the formula for. हेलो, हाँ सर, बोलो ना. हाँ चालू है. हाँ चालू है ना, बोलो ना. Okay, so this is going to be the actually Gauss theorem. According to the Gauss theorem, we have that phi is equal to Q by epsilon naught, and this can be given to be equation number 2 here, and then we can just have these two equations compared. ये दोनों equations simply compare करो, देखो ठीक से, तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से. तो दोनों equations को compare करने से हमको phi के जो values है वो हम कंपेयर कर पाएंगे और बोल सकेंगे यहाँ पे कि E into 4 pi r square is actually going to be equal to Q by epsilon naught, and hence we can say that this E, तो E निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 4 pi r square को इस तरफ नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिससे ही वो बन जाएगा E is equal to simply Q upon 4 pi epsilon naught into r square. Check करो. And this is going to be the actually the formula for the electric intensity due to a spherical charge conductor at a point at a distance distance r from its center. Remember. तो देखो क्या किया हमने स्टार्टिंग से, देखो एक बार फिर से देखो. सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हमको ढूंढना था. तो उसके लिए हमने क्या किया, ये स्फीयर कंसिडर किया जिसके ऊपर प्लस चार्ज पॉजिटिव Q इतना चार्ज रखा हुआ है, ये हमने एज्यूम किया. और उसके बाद यहाँ पे एक r डिस्टेंस पे, स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसिडर किया जहाँ पे हमको इंटेंसिटी निकालना था. तो उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. ये जो बाहर वाला जो गॉसियन सरफेस है कि नहीं, ये हमने ड्रॉ किया था एक्चुअली. और ये गॉसियन सरफेस जो है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट P, इसके ऊपर एक छोटा एलिमेंट कंसिडर किया P पॉइंट के अराउंड. तो वो एलिमेंट का जो एरिया है वो बन गया ds इतना इस एलिमेंट का एरिया है. और इस एलिमेंट का जो नॉर्मल है, एलिमेंट का जो वेक्टर एरिया जो होता है, तो वो एरिया हमने इस तरफ नॉर्मल की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर किया. और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है, जो कि इस सरफेस में से स्टार्ट होता है, तो अकॉर्डिंग टू द properties of lines of force, as we know that the lines of force are always start perpendicular to the surface where they start, like this. So the lines of force will be starting perpendicular to the surface where they start, and that's why at this point here they will cut it normally.
तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो ये है डायरेक्शन है वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ही इस डीएस एरिया को पैरेलल रहने वाला है, सॉरी डीएस वेक्टर को पैरेलल रहने वाला है। और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो जीरो बन जाएगा। और इसी बात की वजह से हमको ये मिल जाएगा कि द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट of area ds is going to be actually equal to phi is equal to d phi is equal to e ds cos theta। तो ये जो फॉर्मूला हमको मिल गया e ds cos theta, जिसके अंदर थीटा जीरो होने की वजह से cos जीरो 1 बन जाता है। और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो अगर जब हम ऐड करेंगे तो जाके हमको टोटल फ्लक्स मिलने वाला है, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा से हमको मिलने वाला है। बट सिंस कॉस थीटा इज 1, we can get this integration of e into ds only, and at the same time e is going to be a constant, that's why it can be taken out, and that's why we can simply get this phi to be equal to integration of e into integration of ds, and then we can get this integration of ds, that is the surface area of the sphere, which is going to be 4 pi r square, and hence we can get this as a phi is equal to e into 4 pi r square, and this is going to be the electric flux passing through this closed surface found from direct method। तो ये हमको डायरेक्ट मेथड से मिला। अभी हमको दूसरा मेथड यूज करना है, दैट इज द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करके हमको क्या मिलता है, अभी अभी हमने प्रूव किया, देखो ठीक से यहाँ पे, कि गॉस थ्योरम कहता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of the summation of all charges। देखो ये जो गॉस थ्योरम कहता है कि phi is equal to 1 upon epsilon naught times of summation of q, ये हमने यूज किया यहाँ पे, और हमने देखा कि जो phi is equal to 1 upon epsilon naught times of q होना चाहिए यहाँ पे, और ये phi और इधर का phi, दोनों इक्वेशंस के अंदर जो हमको phi मिल रहा है तो वो हमने कंपेयर किया और उस दोनों को इक्वेट किया, जिससे ही हमको इंटेंसिटी का वैल्यू मिल गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point due to the spherical charged conductor, remember। now we can see this from another aspect, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो सपोज वी हैव स्फेरिकल सरफेस, ये सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ओके ये हो गया एक स्फेरिकल सरफेस, ओके। एंड सपोज दैट चार्ज इज केप्ट ऑन दिस स्फीयर, ये पूरे सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी भी इस डेरिवेशन के अंदर हमने देखा कि इस स्फीयर का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है, जबकि यहाँ पे जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल आर कहलाता है। तो देखो ठीक से, द कैपिटल आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इटसेल्फ, तो स्फीयर का जो खुद का रेडियस है वो रहेगा कैपिटल आर, ओके। बट द रेडियस ऑफ द और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड आउट, सपोज यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रहेगा स्मॉल आर। और ये पॉइंट अगर p डिस्टेंस p उसको अगर हमने बोल दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, जो हमने अभी भी प्रूव किया, तो वो मिलता है सिंपली E इज इक्वल टू 1 अपॉन, या चलो Q अपॉन 4 पाई epsilon naught into r square। So this is going to be the formula for finding the electric intensity at any point due to the spherical charged conductor, okay, which is outside the charged conductor, okay। But here we have to understand, if suppose we want to find out the surface charge density, तुमने 11th standard में एक concept सीखा था surface charge density जिसको बोल सकते हैं। What do you mean by this surface charge density? It is nothing but the charge per unit area, remember।
surface charge density can be found out to be equal to charge per unit area. तो उसका फॉर्मूला है charge divided by area. And if suppose this sphere is carrying a charge q, then how can we find out its surface charge density? तो उसके लिए हमको ये मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज विच इज क्यू हियर, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस होल स्पीयर. ये स्पीयर का एरिया कितना है, तो वो हम बोल सकते हैं आराम से, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. चेक, कैपिटल आर स्क्वायर. यहाँ पे कैपिटल आर क्यों आया, क्योंकि हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, और चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, स्पीयर पे रखा हुआ है, तो स्पीयर के ऊपर रखा हुआ है. इसीलिए हमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए कैपिटल आर यूज करना पड़ेगा, जबकि इंटेंसिटी निकालने के लिए स्मॉल आर यूज करना पड़ेगा. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है. और at the same time we can also just transfer this 4 pi r square in other side, in this side, so as to get this value of q to be simply equal to 4 pi capital R square into sigma, and this value of q can be put here. तो यहाँ पे अगर हमने रख दिया उसको, तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा इंटेंसिटी के लिए, जो कि रहेगा E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, तो Q का वैल्यू क्या है, देखो ठीक से यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, दैट इज गोइंग टू बी Q हियर. Q के बदले हमने ये डाल दिया, एंड डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, दैट इज 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी द सेम. तो ये बन गया 4 पाई epsilon naught into r square as it is. And now we can just cancel out the similar terms from the numerator as well as denominator. तो हमको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 4 पाई और 4 पाई. ये अगर हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या मिलेगा, तो वो बन जाएगा E इज इक्वल टू, हियर इट इज सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू r square upon small r square. And this is again another formula for finding the electric intensity, but that is in terms of surface charge density, remember. तो ये जो फॉर्मूला है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हमको मिल रहा है, याद रखो ठीक से. सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द चार्ज इटसेल्फ, रिमेंबर. ओके, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. Okay, now we can talk about the next application of Gauss theorem, which is nothing but the okay, so we can try to find out the electric intensity due to a cylindrical charged conductor. Remember, you have to find out the electric intensity due to a cylindrical. अभी हमने अभी क्या देखा था, स्पेरिकल देखा था, तो अभी हमको क्या देखना है, देखो सिलिंड्रिकल चार्ज्ड कंडक्टर. ओके, सो दैट इज टू बी फाउंड आउट हियर. तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, और वो भी सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर की वजह से, देखो ठीक से, दैट इज टू बी फाउंड आउट. सो कंसिडर सिलेंडर. तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं. ओके, दिस इज द सिलेंडर. Okay, so let us consider a cylinder like this. तो ये एक सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर हमने कंसिडर किया है,
ठीक है, जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो सकता है, बट चलो ठीक है, इसका लेंथ हम कंसिडर करते हैं, सपोज उसको हम कंसिडर करेंगे स्मॉल एल, या चलो कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ दिस सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर वेयर चार्ज इज केप्ट। देखो ठीक से, इस सिलेंडर के ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है, ये सपोज यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है सपोज। ठीक है, suppose that q, capital Q is going to be the total charge kept on this cylinder। देखो अब यहाँ पे इस डेरिवेशन के अंदर स्पेशली क्या है ना कि जो सिंबल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसिडर दैट q, सॉरी, कैपिटल Q is going to be the charge on cylinder। ओके, तो इस पूरे सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसको हमने क्या बोला है, Q बोला है, कैपिटल Q बोल के रखा है। ठीक है, at the same time the length of the cylinder is going to be capital L। remember, ये assumption है इसका, length of this cylinder। ठीक है, at the same time we have to assume that the radius of this cylinder is going to be capital R। देखो यहाँ पे, यहाँ से इस सिलेंडर का जो रेडियस है, देखो अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखो तो पता चलेगा, इस सिलेंडर का जो रेडियस है एक्चुअली वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको हम देखो बोलना है कैपिटल R। जैसा कि हमने लास्ट डेरिवेशन के अंदर भी वही किया था, देखो ठीक से। तो ये सपोज सेंटर है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ये आर है इसका सिलेंडर का खुद का रेडियस। ठीक है, अभी देखो जैसे हम ये कंसिडर करते हैं तो उसके बाद फिर ये हम समझ सकते हैं कि अभी सपोज यहाँ पे P एक पॉइंट है, ये सपोज ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, क्योंकि हमारा एम ही क्या है इस सिलेंडर का, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सिलेंडर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का एक्सिस कंसिडर करेंगे। चलो एक्सिस, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। एक्सिस मतलब सेंट्रल लाइन, सेंटर में से जो पास होता है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। तो इस एक्सिस से ये जो पॉइंट P है वो सपोज कुछ डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस को हम बोल देंगे R, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं। कैपिटल आर तो सिलेंडर का रेडियस है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल आर। ओके, चलो ठीक है, ये हमको हमारा स्मॉल आर हो गया। वी कैन रिप्रेजेंट इट हियर। ओके, ये हो गया हमारा स्मॉल आर। ओके, नाउ विल से in order to find out the electric intensity at the point P here, what we have to do is we have to consider a Gaussian cylinder now। तो हमको ये जो Gaussian surface जो है वो भी हमको cylindrical form में ही consider करना है, बिल्कुल। तो Gaussian cylinder will be a similar cylinder which is concentric to this main cylinder, and it is going to be coaxial with this and having the radius R here। तो इस स्मॉल आर इतने रेडियस रहने वाला और कोएक्सियल ऐसा एक सिलेंडर हमको कंसिडर करना है जिसको हम गॉसियन सिलेंडर बोल देंगे। तो दैट गॉसियन सिलेंडर वी कैन कंसिडर इट हियर। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा गॉसियन सिलेंडर, देखो एक से, और वो पॉइंट P में से पास होना चाहिए, बिल्कुल। सो इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P हियर। ये हो गया हमारा गॉसियन सिलेंडर। और अभी क्या है ना कि गॉसियन सिलेंडर हमको ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए टूल लगेगा। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है 0 से लेके 5.5, तो उतना ही डिस्टेंस हमको इधर भी लेना है। ओके, और वहां पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट हियर, तो ये पॉइंट हम कंसिडर करके लेंगे, और यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। So this is going to be the vertical line drawn here।
now we'll have to draw the cylinder. तो सिलेंडर हम निकालेंगे इस तरह से अभी. Okay, so we'll just draw. Okay, so this is going to be the Gaussian cylinder which we are talking about here. तो देखो यहाँ पे ये जो है Gaussian cylinder हमारा एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, छोड़ो, हम मैन्युअली ड्रॉ करेंगे उसको. सपोज इट इज लाइक दिस. Okay, this is the Gaussian cylinder. Now we'll have to consider the small element of area ds of this cylinder here. तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं. ये सपोज एलिमेंट है जिसका एरिया ds है, और यहाँ पे एक उसका एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसका वेक्टर एरिया कंसिडर करते हैं. ये देखो, ये उसका वेक्टर एरिया है, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ds बार. ओके, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली ds बार. एंड एट द सेम टाइम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, राइट या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट हियर इन दिस डायरेक्शन, विच इज गोइंग टू बी ई बार हियर. तो उसको हम लिख देंगे ई बार. ठीक है, तो ये बन गया हमारा ई बार. और फिर हम ये देख सकते हैं कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, स्मॉल क्लोज सरफेस, can be found out by using the formula, direct formula which we have already, that is E ds cos theta. करेक्ट है. तो अगर वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा आराम से कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट. देखो ठीक से, इस एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं
E ds into cos theta, no doubt. But here again we can see that theta is going to be 0, just because E bar is actually parallel to ds bar, and it will always be, हर पॉइंट पे क्या होगा, ये E बार और ds बार दोनों पैरेलल ही रहेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा 0 बन जाएगा। और जैसे थीटा 0 बनता है तो उसकी वजह से cos थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, तो वो 1 बन जाएगा। And since cos theta becomes equal to 1, we can get that d phi, that is the flux passing through the small element, will actually be equal to E into ds only, because cos theta is already 1। तो ये cos theta तो 1 बन गया, इसलिए फिर यहाँ पे E into ds ही बचेगा बस। और अभी फिर टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, तो वो कितना बनेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट, सॉरी ई डॉट ds। तो ये ई और ds का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा और उसका इंटीग्रेशन करना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं इस लास्ट केस में जैसा था, तो वैसे यहाँ पे भी जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट at every point of this Gaussian cylinder, because all the points of this Gaussian cylinder are equidistant from the surface of this cylinder। तो ये surface of cylinder और ये जो Gaussian surface है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। ये देखो इधर इधर हर कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करते हो तो all the points of this Gaussian cylinder are just equidistant, and that's why we can say that this E is going to be a constant, so that we can take this out and integration of ds will be left inside, and hence we can get in the next step, that is, अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds में कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, ठीक से देखो ठीक से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हमारा लाइंस ऑफ फोर्स के जो प्रॉपर्टीज है उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने देखा है ऑलरेडी कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर दे स्टार्ट। सो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो जो यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे वो सीधा इस सरफेस को कट करेंगे, जो यहाँ से निकलेंगे तो सीधा इस सरफेस को कट करेंगे। इवन इस तरफ भी ये डायरेक्शन में इस तरफ जो निकलेंगे वो इस सरफेस को कट करेंगे, इससे इसमें यहाँ से जो निकलेंगे वो इस सरफेस को कट करेंगे। तो इसका मतलब सारे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस को ही कट करेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे तो कोई लाइंस ऑफ फोर्स जाने वाले ही नहीं है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को कट करे या बॉटम वाले सरफेस को कट करे, ऐसा कोई लाइंस ऑफ फोर्स रहने वाले ही नहीं है। देयर आर नो लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच विल बी टिल्टेड लाइक दिस, नो डाउट, and that's why no component of electric field is parallel to the surface, and that's why the horizontal surfaces will not be cut by any line of force। all the lines of force are cutting these horizontal vertical surfaces only, that is the curved surface only, and that's why this integration of ds here, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ ds के अंदर कौन सा एरिया आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही यहाँ पे कंसीडर करना है, ना कि टॉप एंड बॉटम, just because no lines of force are passing through those surfaces, remember, and that's why we are not to consider them। so here the next step will be integration of ds will actually be equal to curved surface area of this cylinder, which is going to be 2 pi r l। here l is going to be the length of this small cylinder, big cylinder here। तो ये जो लेंथ है ये l है, याद रखो ठीक से। इस गॉसियन सिलेंडर का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, जबकि पूरे जो सिलेंडर का ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका लेंथ याद है कितना है, वो तो हमने ऑलरेडी कैपिटल एल करके बोल के रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो हमको यह बात याद रखनी है ठीक से कि कैपिटल एल इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द होल सिलेंडर and small l is going to be the length of Gaussian cylinder here। so that's why we have to use this small l here in order to find out the curved surface area, and smaller also। okay, if we replace all these values in this formula here, तो ये जो फ्लक्स है तो वो फ्लक्स कितना बन जाएगा हमारा, तो फ्लक्स हमको मिलेगा phi is equal to simply E into 2 pi r l simply।
तो ये हमको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ds का वैल्यू, जो कि यहाँ पे अगर हमने रख दिया तो इसमें से हमको जो फ्लक्स मिला है वो हमारा एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया. दिस कैन बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1 एंड देन वी कैन गो टू द इक्वेशन नंबर 2. अभी सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, क्या कहता है गॉस थ्योरम, देखो ठीक से, कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the summation of all charges. यही हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो अगर हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे तो देखो क्या बनेगा. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. Remember, linear charge density. What do you mean by that? See, linear charge density means the charge per unit length. Okay, so charge per unit length. अब जबकि हमको पता है ऑलरेडी कि टोटल बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका चार्ज कितना है, तो देख सकते हो आराम से. टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर इज गोइंग टू बी कैपिटल Q, राइट है. ये बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल Q, और उसका लेंथ कितना है, तो कैपिटल L. तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से. लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट सिलेंडर विल बी इक्वल टू लैम्बडा which is going to be equal to charge upon length. So charge is going to be Q and length is going to be L. So this becomes the linear charge density of the whole cylinder, big cylinder. But at the same time, ये जो गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, तो वो तो उसका ही पार्ट है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगा उसका. बट हाउ वी कैन फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड लेंथ इज, तो उसके लिए चार्ज जो उसके ऊपर है, तो वो यहाँ पे सपोज Q इतना चार्ज इसके ऊपर इंक्लोज्ड है, और तो ये इस Q को हमको डिवाइड करना होगा उसके लेंथ से, जो कि यहाँ पे L है. तो इसलिए हमको इसको L से अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका मिल जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट गॉसियन सिलेंडर. तो अभी इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा. इफ यू जस्ट इक्वेट दिस टू देन वी कैन गेट दैट लैम्बडा. सो ये जो Q है, स्मॉल Q, कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू लैम्बडा इनटू L, करेक्ट है. तो ये लैम्बडा को L से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको इसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, Q मिल जाएगा. एंड दैट इज गोइंग टू बी द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सिलेंडर. तो देखो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना आ रहा है, तो वो उतना ही आ रहा है जो Q है. जो इस सिलेंडर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी चार्ज है वही चार्ज इनक्लोज्ड है, और जो ही हमने यहाँ पे लैम्बडा इंटू L करके निकाल दिया है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे ही हमको ये मिल जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फाई इज इक्वल टू, तो देखो फाई विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q. समेशन ऑफ Q मतलब यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा, जहाँ पे Q का मतलब ये है लैम्बडा इंटू L है. तो वो अगर हम डाल देंगे इधर तो ये हमको मिलेगा फाई इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा L. तो ये हमको मिल गया लैम्बडा इंटू L. Okay, so if we replace it here then we can get this as equation number 2. Okay, and then we can be able to equate the value of phi from this equation and this equation here. तो इन दोनों इक्वेशंस में से मिला हुआ जो phi का वैल्यू है वो हमको इक्वेट करना है. जैसे हम वो करते हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिलेगा E into 2 pi RL which is equal to 1 upon epsilon naught into lambda into L, so that we can just cancel this L from both the sides. तो ये L जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 पाई r जो है वो अगर नीचे लेके जाएंगे ये साइड में तो इससे हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू, तो E का वैल्यू क्या बनेगा, तो देखो लैम्बडा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई into epsilon naught into R. So this is going to be actually the formula for finding the intensity due to a
cylindrical charged conductor. So this is going to be the formula for finding the intensity due to the cylindrical charged conductor at a distance r from it. Okay, its axis. तो उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे रहने वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मिल रहा है. सो जस्ट have this have a look on this. If you want, you can take the screenshot and then we can go further. Okay, so we have seen that. तो अभी हमने देखा कि कोई भी सिलेंडर जो होता है, समझो ये एक सिलेंडर है, जिसके ऊपर सपोज Q इतना चार्ज रखा हुआ है, या इसका जो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो अगर लैम्बडा है, देखो ठीक से, लैम्बडा इज गोइंग टू बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज, total charge on the cylinder, and that is to be divided by the total length of the cylinder, and hence we can get this lambda. So at a particular point at a distance r from it, what is the electric intensity at this point here? So it is given by the formula lambda upon 2 pi epsilon naught into r, where r is going to be the distance of that point where electric intensity is to be found out from the axis of this cylinder here. तो इस सिलेंडर के एक्सिस से वो पॉइंट जितना दूर होगा तो उसके हिसाब से उसके ऊपर जो ये है इंटेंसिटी है वो बनेगा. दिस क्लियरली टेल्स अस दैट इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर इज आल्सो is एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के साथ वो इनवर्स प्रोपोर्शन में बनता है, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ना कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², which happens in case of the point charge. If we remember, तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, जबकि सिलेंडर के केस में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r हुआ करता है. यह डिफरेंस हमको याद रखना है. और एट द सेम टाइम यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी हियर इन दिस केस is going to be proportional to lambda, whereas in case of the spherical charge conductor, the intensity is directly proportional to the charge Q itself, remember. But at the same time we can also express this lambda in terms of Q, and because we know that lambda is actually equal to Q by L, and hence we can get this in terms of this Q as, तो यहाँ पे बन जाएगा E is equal to, क्योंकि यहाँ पे देखो लैम्बडा के बदले अगर हमने ये डाल दिया Q अपॉन L, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 पाई इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू R into L, capital L. So this is going to be the formula in terms of the total charge, whereas this is going to be the formula for intensity due to a cylinder in terms of linear charge density, that is lambda here. Okay, even we can also express it in terms of sigma. सिग्मा के भी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. So surface charge density is actually equal to the total charge divided by the area of that cylinder. अभी देखो इस पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कहेंगे, नॉट द टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है ना, देयर इज अ चार्ज ऑन दैट टॉप बॉटम बट वी कैन निग्लेक्ट इट. So just neglecting the top and bottom, what we can get the area of this cylinder. Remember that this small r is the distance of that point P where intensity is to be found out, but the capital R is going to be the radius of that cylinder, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा था. देखो इधर ये जो है ना छोटा, if we see here, this is going to be the capital R, that is going to be the radius of that cylinder itself, and that radius we have to consider it as capital R, and it is to be used here in this case. तो अभी यहाँ पे अगर हमने ये कैपिटल R यूज किया तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4, नहीं सॉरी, उसका जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल L. ये बन गया उसका कर्व सरफेस एरिया. एंड इफ यू यूज दिस हियर एंड इफ यू यूज दिस, अच्छा, दिस कैन बी यूज्ड इन 2 वेज. इससे हम 2 बातें कर सकते हैं, पता कौन सी. एक तो इसमें से हम लैम्बडा और सिग्मा के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो Q बाय L है, ये देखो Q अपॉन L क्या है, ये देखो इधर, वो तो लैम्बडा है। तो अगर उसको हमने रिप्लेस कर दिया इधर ही डायरेक्ट, तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r, which can also be written as lambda is equal to 2 पाई r into sigma, करेक्ट है। तो ये एक तरफ से हमको मिलता है लैम्बडा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। लैम्बडा और सिग्मा के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, वो याद रखो ठीक से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी लैम्बडा और कभी सिग्मा दिया जा सकता है। तो अगर सिग्मा दिया है तो लैम्बडा निकालने आना चाहिए, और अगर लैम्बडा दिया है तो सिग्मा निकालने आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। And at the same time, this value of lambda here can be put here in the formula of intensity, so as to get the new formula for intensity, which is in terms of sigma. So we can do that and get this simply E is equal to, तो इंटेंसिटी का और एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, जो कि रहेगा E is equal to, यहाँ पे ऊपर लैम्बडा के बदले क्या हमको डालना है, ये डालना है 2 पाई r इंटू सिग्मा डालना है। तो ये देखो, तो वो बन गया 2 पाई capital R into sigma, and that is to be divided by this whole thing 2 pi epsilon naught into small r as it is. So here it is going to be 2 pi epsilon naught into small r as it is, so that we can cancel out this 2 pi from both numerator as well as denominator, and can get this E as simply sigma by epsilon naught multiplied by capital R upon small r. Check. So this is going to be actually the formula for finding the electric intensity at a point at a distance from some cylindrical charge conductor in terms of sigma. ठीक है, सिग्मा के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया. This is going to be the formula in terms of charge itself, and this is going to be the formula in terms of lambda itself. तो लैम्बडा, सिग्मा एंड चार्ज इटसेल्फ, ये तीनों के फॉर्म में हमने ये तीनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए, तो ये तीनों याद रखने हैं। और एट द सेम टाइम ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है, एज दिस पॉइंट P goes on moving more and more close to, ये जो पॉइंट P जो है वो अगर बहुत ज्यादा करीब जाता है, जैसे देखो ये पॉइंट P जो है वो अगर हम बहुत ज्यादा करीब लेके जाते हैं, इस सिलेंडर के साथ अगर नजदीक लेके जाते हैं, तो देख सकते हो ठीक से, ठीक है छोड़ो। तो बेसिकली ये पॉइंट P जब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, जो सिलेंडर के जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अगर पॉइंट P है सपोज, तो ऐसे केस में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन, सॉरी ये जो है फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया लास्ट वाला, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ठीक से, ये देखो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. Okay, if we use it here, then we can get this E is equal to sigma upon epsilon naught into capital R upon small r. But when this point P is just outside, तो अगर वो पॉइंट P just outside रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल R इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। So in that case we can say that small r is approximately equal to capital R, and then we can just cancel them out, because E will get modified as sigma by epsilon naught, and that is multiplied by, अगर स्मॉल r और कैपिटल R अगर इक्वल है तो हम दोनों को एक बराबर लिख सकते हैं, तो कैपिटल R अपॉन कैपिटल R ऐसे लिख सकते हैं, और जो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा E is equal to sigma by epsilon naught. Remember, this is going to be the formula for finding the intensity just outside. Remember this condition, just outside the surface of a cylinder. Remember, and even we can do the same thing for sphere also. स्पीयर के बारे में भी हम देख सकते हैं आराम से, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था स्पीयर के केस में, तो वो भी हम यहाँ पे कॉपी डाउन कर सकते हैं एज इट इज. सपोज दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, विच इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर.
But now if we consider this point P to be just outside मतलब just outside, अगर यहाँ पे बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम वो पॉइंट P कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से कितना होगा वो निकालने के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि we can again put this capital R and small r to be the same. So just outside वाले points पे स्पीयर के केस में भी क्या होगा देखो कि कैपिटल R and small r will be almost to be the same, and since both of them are going to be the same we can just get that E to be simply equal to sigma upon epsilon naught into capital R square upon capital R square again, so that you can just cancel it out and simply get it as sigma by epsilon naught, which is the same formula which we have got there. यही फॉर्मूला हमको इधर भी मिला था, देखो ठीक से सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट याद है, देखो ये वाला फॉर्मूला है वो. So in general we can say that the surface charge density, or sorry, electric intensity just outside the charge conductor of any shape in general is always equal to sigma by epsilon naught. तो ये हम बोल सकते, क्लेम कर सकते हैं, but we have to prove it in the next lecture. Okay, so let us stop this lecture here. Any doubt to anybody? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. Yes, okay, ठीक है. Bye bye.